मैं डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा अंतर्गत दर्शन शास्त्र विषय में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को मैं 4th सेमेस्टर के छात्रों के लिए 14वें पत्र सांख्य दर्शन के अंतर्गत विकासवाद सिद्धांत के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सृष्टि की व्याख्या के लिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक सृष्टिवाद का सिद्धांत है और दूसरा विकासवाद का। विकासवाद की व्याख्या के पहले मैं कुछ शब्दों में सृष्टिवाद के बारे में बताऊं। सृष्टिवाद के अंतर्गत सृष्टि का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है। ईश्वर एक समय ऐसा था कि सृष्टि नहीं थी, वो संपूर्ण विविधताओं से युक्त इस सृष्टि को एक समय में निर्मित करके निर्माण करके रख दिया है। तब से सृष्टि क्रमिक रूप में लगातार चली आ रही है। यद्यपि सृष्टिवाद में ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, इस सिद्धांत को मान लेने से बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती है, जिसकी विस्तृत व्याख्या मैं यहाँ नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना जरूर करना चाहूंगा कि सृष्टिवाद के अंतर्गत ईश्वर ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, ये सर्वविदित है। इसके विपरीत विकासवाद का सिद्धांत आता है, जो कि ये बताता है कि सृष्टि ईश्वर के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि ये हमारे विकास का परिणाम है। सांख्य दर्शन विकासवाद सिद्धांत की व्याख्या के अंतर्गत या विकासवाद की व्याख्या के संदर्भ में बताया गया। सांख्य द्वैतवादी दर्शन है, दो मौलिक तत्वों को मानता है, ईश्वर को मानता नहीं। दो मौलिक तत्वों को मानता है, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। दोनों के संदर्भ में छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि दोनों यानी पुरुष और प्रकृति दो मौलिक तत्वों को मानता है और दोनों का स्वरूप एक दूसरे के विपरीत बताता है। जैसे सांख्य का पुरुष चेतन है तो प्रकृति अचेतन है, सांख्य का पुरुष निष्क्रिय है तो प्रकृति सक्रिय है, सांख्य का पुरुष तीनों गुणों से मुक्त है, परे है, और सांख्य की प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, तीनों गुणों से संलिप्त है। सांख्य का पुरुष मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है तो सांख्य की प्रकृति भोक्ता खोज रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुष और प्रकृति जिन दो मौलिक तत्वों की व्याख्या सांख्य करते हैं, वे दोनों तत्व एक दूसरे के विपरीत हैं। पुरुष का स्वरूप प्रकृति का स्वरूप एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा, विकासवाद के अंतर्गत जो तीन गुणों से युक्त ये प्रकृति है, सांख्य दर्शन में वस्तुतः यही विकास करती है, सृष्टि का निर्माण करती है, प्रकृति ही है जो कि तीनों गुणों से युक्त है। तीन गुण हैं, सत्व रजस और तमस। ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। सांख्य कहते हैं गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति। ये तीनों गुण प्रकृति में समान अवस्था में, वो प्रकृति के अंतर्गत समान अवस्था में विद्यमान है, मौजूद रहते हैं। और ऐसी प्रकृति में तीनों गुणों के रहते दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक स्वरूप परिवर्तन है, दूसरा विरूप परिवर्तन। स्वरूप परिवर्तन जब होता है तो तीनों गुण यानी सत्व गुण सत्व में, रजस रजस में, तमस तमस में मिला रहता है। ये शांतावस्था है प्रकृति की, प्रलय की अवस्था है, शांतावस्था है। यानी तीनों गुण जब अपने अपने गुणों में विद्यमान रहते हैं तो ऐसे परिवर्तन को प्रकृति के अंतर्गत स्वरूप परिवर्तन कहा गया है, जो कि प्रलय की अवस्था है, कहीं शांत की अवस्था है। लेकिन प्रकृति में जब विरूप परिवर्तन होता है, यानी तीनों गुण सत्व रजस और तमस, तीनों गुणों में उथल पुथल मचता है, तीनों गुण एक दूसरे में मिलते हैं, सत्व रजस में, रजस तमस में, तमस सत्व में, इस तरह से तीनों गुण एक दूसरे में मिलते हैं तो प्रकृति में विरूप परिवर्तन होता है। और इसी विरूप परिवर्तन से ही सृष्टि की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सांख्य द्वैतवादी हैं, दो मौलिक तत्वों को मानते हैं, पुरुष और प्रकृति। दोनों का स्वरूप एक दूसरे से
विपरीत है। तो सांख्य के विचार में सृष्टि का विकास जो प्रारंभ होता है, ये विरूप परिवर्तन होने पर पुरुष प्रकृति के परस्पर सहयोग से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन एक समस्या सांख्य दर्शन में ये उत्थापित होती है, वो ये कि दोनों दो स्वरूप के हैं, एक चेतन है एक अचेतन है, एक निष्क्रिय है एक सक्रिय है, एक मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है एक भोक्ता खोज रही है। तो दोनों का संपर्क या सहयोग या संसर्ग होगा कैसे, इसके लिए सांख्य पहला एक उपमा देते हैं अंधे और लंगड़े का। अंधे और लंगड़े की उपमा देते हुए सांख्य कहते हैं, जैसे एक जंगल में एक अंधा है और एक लंगड़ा है, जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल पार करने के लिए लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठता है और दोनों मिलकर के जंगल पार कर जाते हैं। इसी प्रकार से निष्क्रिय पुरुष का सक्रिय प्रकृति से या तीनों गुणों से मुक्त पुरुष का तीनों गुणों से युक्त प्रकृति से या चेतन पुरुष का अचेतन प्रकृति से संसर्ग होता है और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन यदि ध्यान पूर्वक देखें तो हम पाते हैं कि ये जो उपमा सांख्य ने अंधे और लंगड़े का दिया है, इस उपमा से पुरुष और प्रकृति के सहयोग की समीचीन व्याख्या नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पुरुष और प्रकृति में एक दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन अंधे और लंगड़े में दोनों चेतन हैं और दोनों का उद्देश्य एक है, वो है जंगल पार करना। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंधे और लंगड़े चूंकि दोनों चेतन है मिल जाते हैं और जंगल पार कर जाते हैं। लेकिन यहाँ सांख्य के विचार में ऐसी बात नहीं है। एक चेतन मानते हैं तो दूसरा अचेतन है, एक मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है एक भोक्ता खोज रही है। ऐसे दो विपरीत तत्वों में सहयोग की समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। यानी अंधे और लंगड़े के उदाहरण उपमा से ये पुरुष और प्रकृति के सहयोग की समीचीन व्याख्या नहीं हो पाती। तत्पश्चात सांख्य दूसरी उपमा देते हैं, वो है चुंबक और लोहे का। जैसे लोहा है, चुंबक है, तो जैसे ही चुंबक के करीब ये लोहा पहुंचता है, चुंबक उसे खींच लेता है। ठीक ऐसे ही सांख्य कहता है कि जैसे ही ये प्रकृति चूंकि सक्रिय है और वो भोक्ता भी खोज रही है, जैसे ही ये निष्क्रिय पुरुष का सानिध्य मिलता है, वो संपर्क में आता है, प्रकृति क्या करती है, उसे खींच करके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। लेकिन पुरुष और प्रकृति के परस्पर सहयोग से ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही। सांख्य कहते हैं कि पुरुष जैसे चुंबक क्या करता है, चुंबक जो है लोहे को खींचता है, ऐसे ही सांख्य कहता है कि प्रकृति चूंकि सक्रिय है पुरुष को खींच लेती, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन ध्यान पूर्वक देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस उपमा में भी वही कमी है जो अंधे और लंगड़े में थी। जैसे चुंबक और लोहे में दोनों अचेतन है, किसी को कोई उद्देश्य का पता नहीं है। जैसे चुंबक है वैसे लोहा है। लेकिन पुरुष और प्रकृति के स्वभाव में एक चूंकि मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है, एक भोक्ता खोज रही है, दोनों का उद्देश्य भी अलग है, दोनों का स्वभाव भी अलग है। अतः चुंबक और लोहे की उपमा से ही सांख्य के दर्शन में, सांख्य के विचार में पुरुष और प्रकृति के परस्पर सहयोग की व्याख्या नहीं हो पाती। अतः सांख्य मान लेते हैं जैसे ही सक्रिय पुरुष चूंकि भोक्ता खोज रही है, पुरुष तीनों गुणों से परे होते हुए भी जैसे ही उसके संपर्क में पहुंचता है, प्रकृति उससे खींच लेती है और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो विरूप परिवर्तन होने पर प्रकृति का पुरुष से संपर्क होने पर विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम सांख्य कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति के सहयोग से महत नामक एक तत्व निकलता है। ये महत क्या है? ये विराट विश्व है, जो कि दोनों के सहयोग से, दोनों के संपर्क से, पुरुष का प्रकृति से संपर्क होने पर एक तत्व निकलता है, वो है महत।
महत विराट विश्व है, जो कि संपूर्ण विश्व जो है गर्भ रूप में महत में विद्यमान है। इसके बाद अहंकार नामक तत्व निकलता है। अहंकार के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो अहंकार है इसके 3 रूप है, और अहंकार के उद्भूत होने पर, अहंकार नामक तत्व के विकसित होने पर पुरुष जो कि तीनों गुण से परे था, सत्व रज और तमस तीनों गुण प्रकृति के थे। जैसे ही अहंकार नामक तत्व का प्रादुर्भूत होता है, ये पुरुष कहता है कि तीनों गुण मेरे हैं। वस्तुतः ये गुण है किसके? प्रकृति के। सृष्टि का निर्माण करती कौन है? प्रकृति है, चूंकि उसके गुण है प्रकृति के। लेकिन जैसे ही अहंकार उत्पन्न होता है, ये पुरुष कहता है सृष्टि का निर्माण करता मैं हूं और ये तीनों गुण मेरे हैं। चूंकि प्रकृति के तीनों गुण तो हैं, वो अचेतन है, पुरुष तीनों गुणों से परे है, नित्य मुक्त है, फिर भी ये पुरुष जो है गुणों के संपर्क होने पर ये पुरुष, अहंकारी पुरुष, ये कहता है गुण मेरे हैं, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं, ये तीनों गुण मेरे हैं। यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखनी, यही पुरुष का बंधन है। जब वो पुरुष जो है अपने को अहंकार से युक्त होते हुए अपने को सृष्टि का निर्माण करता, अपने को सीमित, अपने को कर्ता और भोक्ता आदि इत्यादि रूप में समझने लगता है, तो यही पुरुष का बंधन है। पुरुष वैसे सांख्य के विचार में नित्य मुक्त है, वो निष्क्रिय कुछ करता नहीं, देश दिक कालातीत है। फिर भी जब अहंकार में वो आता है तो कहता है तीनों गुण मेरे हैं, सत्वरज मेरे हैं और मैं ही सृष्टि का निर्माण करता हूं। अहंकार 3 रूपों में आता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक से मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रियों का विकास होता है। तामसिक में पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत का निर्माण होता है, विकास होता है। रजस जो है वो सत्व में भी और तमस में भी गति प्रदान करता है। इस प्रकार से सांख्य के विचार में ये 24 तत्व, पुरुष को भी अगर जोड़ लिया जाए तो 25 तत्व, ये विकास के 25 तत्व है। पुरुष प्रकृति के संपर्क होने पर महत, महत से अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 रूपों में। सात्विक में मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय स्पष्ट है, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। पंच कर्मेंद्रिय वो भी स्पष्ट है, मुख, हाथ, पैर, मल द्वार और जननेन्द्रिय। फिर तामसिक में रजस दोनों में गति प्रदान कर रहा है। तामसिक में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, और इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का विकास इस 25 तत्वों के माध्यम से हो रहा है, पुरुष को लेकर के। तो सांख्य अपने विकासवाद में पुरुष और प्रकृति जो ये 2 मौलिक तत्व हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इन दोनों के संसर्ग से ही, दोनों के संपर्क से ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और विकास होता है। सांख्य के इस विकासवाद को हम अचेतन प्रयोजनवाद भी कहते हैं, या इसका अचेतन प्रयोजनवाद कहा जाता है। अचेतन प्रयोजनवाद क्या है? प्रकृति चूंकि अचेतन है, वही सृष्टि का निर्माण करती है। प्रयोजन माने क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो प्रकृति अचेतन है, फिर भी जो उसका उद्देश्य है, पुरुष को भोग के लिए भी और मोक्ष के लिए भी, दोनों के लिए ही प्रकृति की आवश्यकता होती है। जैसे प्रकृति है तो प्रकृति स्वयं अपना, मैंने बताया भी है, प्रकृति भोक्ता खोज रही है। स्वयं प्रकृति अपना फल नहीं खाती है, जल स्वयं अपना प्रयोग नहीं करती। आप प्रकृति स्वयं अपना उपभोग नहीं करती है, उसका उपभोग पुरुष ही करता है। प्रकृति भोक्ता खोज रही है और पुरुष मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है। मोक्ष के लिए, भोग के लिए तो ये स्पष्ट है कि प्रकृति ऐसे भोग के लिए पुरुष क्या है, प्रकृति स्वयं अपना उपभोग नहीं करती है, उसका उपभोग पुरुष ही करता है। मोक्ष की जहां तक बात है, प्रकृति के पुरुष को मोक्ष के लिए भी प्रकृति की सहयोग की आवश्यकता है। उस संदर्भ में बताया गया, जहां जैसे ही
पुरुष को प्रकृति की वास्तविक अपनी प्रकृति की वास्तविकता का ज्ञान होता है कि ये प्रकृति, ये गुण किसके हैं? प्रकृति के। ये गुण मेरे नहीं है, किसके हैं? प्रकृति के। और मैं जो अपने को कह रहा था कि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ, अहंकार में तत्व में आकर के अहंकारी पुरुष वो की निर्माण करता मैं नहीं बल्कि प्रकृति है। तो जैसे ही उसका इस तथ्य का ज्ञान होता है पुरुष हो जाता है। इसलिए बताया गया कि पुरुष को भोग और मोक्ष दोनों के लिए प्रकृति के सहयोग की, प्रकृति के सानिध्य सहयोग की आवश्यकता होती है। तो सांख्य अपने विचारों में द्वैतवादी विचारक हैं, दो तत्वों को मानते हैं, दोनों तत्व मौलिक हैं, पुरुष और प्रकृति। दोनों के पारस्परिक सहयोग से सृष्टि का विकास होता है। विकास के 25 तत्व हैं। पुरुष को लेकर के विकास के 25 तत्वों की व्याख्या सांख्य ने किया है, जिसके माध्यम से सांख्य विकासवाद की स्थापना करते हैं। और नेक्स्ट व्याख्यान में मैं इसी पत्र के अंतर्गत यदि संभव होगा तो आपको हम प्रकृति या पुरुष या प्रकृति के तीनों गुण कौन कौन हैं और वे कैसे रहते हैं, कैसे उनका सृष्टि के विकास में योगदान होता है, इसकी विस्तृत व्याख्या में अगले व्याख्यान में आप लोगों को बताऊंगा।